चैंपियन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हु हैज़ गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में आलिया भट्ट को इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड शिवा चड्ढा बधाई दो को दिया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। इसी फिल्म के लिए संजय लीला बंसाली को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? हु हैज़ गॉट फिल्म फेयर अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट एक्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार राव। राजकुमार राव को फिल्म बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। केसरिया के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं रंगी साड़ी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड कविता सेठ ने जीता। किस राज्य के सीमांत गांव माणा को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत के प्रथम गांव के रूप में घोषित किया है? विच स्टेट्स फ्रंटियर विलेज माणा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट विलेज बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले का माणा गांव पहले भारत के आखिरी गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे एक नई पहचान मिल गई है। बीआरओ ने इसे देश के पहले गांव के रूप में मान्यता दी है। 21 अक्टूबर पिछले साल को पीएम मोदी ने अपने माणा दौरे के दौरान कहा था कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। भारत सरकार ने 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय घटकों के साथ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, ध्यान में रखिएगा। मक्काई थेडी मेयर नामक पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट द इनिशिएटिव नेम मक्काई थेडी मेयर हैज बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यह योजना चेन्नई में 15 क्षेत्रों में नागरिक मुद्दों को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल तरीके से संबोधित करने के लिए अभिकल्पित की गई है, जिसमें महापौर प्रति 15 दिनों में निवासियों से याचिकाएं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करता है। ये है प्रिया राजन, चेन्नई की पहली दलित महिला मेयर। पहली बैठक रोयापुरम में आयोजित की गई। क्षेत्र के सभी वार्डों के निवासियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, पेशेवर कर, कचरा सफाई, अतिक्रमण, पार्क एवं खेल के मैदान से संबंधित विभिन्न समस्याओं को मेयर के सामने बताएं। सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सुप्रीम पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? द सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सुप्रीम इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह सरकार द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने हेतु मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ऐसी सुविधाओं के लिए सुप्रीम पहल के तहत धन हेतु आवेदन किया जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले
4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। चेक करके एमपीएन एकेडमी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स में आप सीरीज और एक सेट में दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स भी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। टीकाकरण इम्यूनाइजेशन द बिग कैचअप नामक एक लक्षित वैश्विक पहल को वैश्विक स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ, गावी द वैक्सीन अलायंस और इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के एक संघ द्वारा लागू किया गया है। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा व्यवधान पैदा किया है। 100 से अधिक देशों में टीकाकरण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके परिणाम स्वरूप एक संकट पैदा हो गया है, जहां लगभग 75% बच्चे 2021 में रोकथाम योग्य लेकिन गंभीर बीमारियों के खिलाफ आवश्यक टीकाकरण से चूक गए हैं। जीरो शैडो डे नामक एक घटना भारत के किस शहर में देखा गया? द फेनोमेनन कॉल्ड जीरो शैडो डे वाज ऑब्जर्व्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में 25 अप्रैल 2023 को दोपहर 12:17 पर एक विचित्र घटना हुई जिसे जीरो शैडो डे का नाम दिया गया है। इस समय इमारतों, वृक्षों और व्यक्तियों की लंबवत परछाई नहीं बनी। तस्वीर में देखिए, यह घटना प्रतिवर्ष 2 बार पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हर बिंदु पर होती है। बेंगलुरु में अगला जीरो शैडो डे 18 अगस्त को है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच के इन क्षेत्र के अतिरिक्त यह घटना कहीं और देखने को नहीं मिलती है। जीरो शैडो डे उन सभी स्थानों पर होता है जहां अक्षांश उस विशेष दिन पर सूर्य की स्थिति और भूमध्य रेखा के बीच के कोण से मेल खाता है और स्थानीय दोपहर में छाया किसी वस्तु के नीचे दिखाई देती है। एशिया में सबसे लंबी रिवर क्रॉसिंग हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन होने के साथ विश्व में दूसरी सबसे लंबी पाइपलाइन का रिकॉर्ड किस परियोजना ने बनाया है? विच प्रोजेक्ट हैज क्रिएटेड द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इन एशिया एज वेल एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना, नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। इस परियोजना में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग यानी HDD विधि का उपयोग करके 24 इंच व्यास वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा प्रदान करना है। साथ ही यह देश के गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 साल बाद हाल ही में किसे दिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की अध्यक्ष सुसाना बी अफान और फाउंडेशन की ट्रस्टी एमिली ए अब्रेरा ने हिमाचल प्रदेश के मैकलियोडगंज स्थित इनके आवास पर व्यक्तिगत रूप से इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। यह दलाई लामा को दिया गया अब तक का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगस्त 1959 में फिलीपींस में फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। तिब्बती लोगों के लिए दलाई लामा का संघर्ष तब शुरू हुआ जब इन्हें 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद निर्वासन के लिए मजबूर कर दिया गया था। मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण कब किया गया? व्हेन वाज द 100th एपिसोड ऑफ मन की बात एयर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल को। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम ने 30 अप्रैल 2023 को अपना 100वां एपिसोड पूरा कर लिया। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि यह सकारात्मकता का पर्व बन गया है। हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश दुनिया के लोगों से संवाद करते हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड को यादगार बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया। यह सिक्का वृत्ताकार होने के साथ साथ 44 मिलीमीटर का है और 4 धातुओं रजत, तांबा, निकिल और जस्ता से बना है। सारा नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किस एयरलाइन द्वारा शुरू किया गया है? विच एयरलाइन हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट नेम्ड सारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
एमिरेट्स। दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स ने अपने नवीनतम नवाचार दुबई के वित्तीय जिले में एक नया चेक इन और ट्रैवल स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। 27 अप्रैल को शुरू हुई इस सुविधा में सारा, तस्वीर में देखिए, चेक इन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी और स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ इनके चेहरे का मिलान करेगी। सारा के साथ यात्री अपने उड़ान से 24 घंटे पहले और 4 घंटे पहले तक अपना सामान चेक इन और ड्रॉप कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हवाई अड्डे पर पहुंच सकते हैं। यह रोबोट चेहरे की पहचान तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक से लैस है। जल प्रबंधन सहयोग के लिए भारत हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया हंगरी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप फॉर वाटर मैनेजमेंट कोऑपरेशन हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। हंगरी और भारत ने जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जल तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन और जल संबंधी शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना की सफलता को दिखाने के लिए हंगरी के विशेषज्ञों के लिए एक फील्ड विजिट का आयोजन भी किया गया था। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। पीएम मोदी ने कोच्चि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। इसके तहत कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों पर लोगों का सफर सुगम होगा। यह परियोजना कोच्चि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और एक जर्मन वित्त पोषित एजेंसी के सहायता से प्रदान की गई है। यह एक आधुनिक नौका परिवहन परियोजना है जिसमें ग्रेटर कोच्चि में 16 मार्गों पर चलने वाली कई नावें शामिल हैं। इस परियोजना में केरल सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केशवानंद भारती केस निम्न में से किससे संबंधित है? केशवानंद भारती केस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मूल संरचना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्च न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। मूल संरचना के सिद्धांत को इस वर्ष 50 साल पूरे हो गए हैं और इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बता रहा हूं। संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, तीसरा है गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, चौथा है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, पांचवा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, छठा है संसदीय प्रणाली, सातवां है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा और आठवां है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द। संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने किस बचाव अभियान को शुरू किया है? विच रेस्क्यू ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ट्रबल टॉर्न सूडान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन कावेरी। यह बचाव अभियान 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। इसका नाम भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार जेद्दा के रास्ते यहाँ फंसे भारतीयों को निकाल रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस ऑपरेशन के प्रभारी हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4000 है। दूसरे नॉर्थ सी समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द सेकेंड नॉर्थ सी समिट ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टेंड, बेल्जियम में। इनमें 9 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। इस समिट में उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया गया। इस सम्मेलन में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूके ने भाग लिया। वर्ष 2022 में पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन एस्बर्ज, डेनमार्क में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 2022-23 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा जारी A+ ग्रेड अनुबंध सूची में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर डज नॉट फीचर इन द A+ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट?
रिलीज बाय बीसीसीआई फॉर 2022-23। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर अश्विन। आर अश्विन को ग्रेड ए में रखा गया है। यह अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक की अनुबंध सूची है। तो कुल 4 खिलाड़ी हैं ग्रेड ए प्लस में। कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। इस नए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। ग्रेड ए प्लस में शामिल खिलाड़ियों को बोर्ड की तरफ से सालाना 7 करोड़ रुपये मिलेंगे। ग्रेड ए के लिए 5 करोड़, ग्रेड बी के लिए 3 करोड़ और ग्रेड सी के लिए 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। किस राज्य के उत्पाद मना मदुरई पॉटरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? विच स्टेट्स प्रोडक्ट मना मदुरई पॉटरी हैज बीन गिवन जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले का एक छोटा सा गांव मना मदुरई मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मना मदुरई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्य कच्ची सामग्री मिट्टी है। मिट्टी के बर्तनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी को वैगई नदी द्वारा समृद्ध किया जाता है, जो इस गांव से होकर गुजरती है। किस देश ने औपचारिक रूप से दुनिया के लिए अपने इंडो पैसिफिक आउटलुक आईपीओ की घोषणा की है? विच कंट्री फॉर्मली अनाउंस्ड इट्स इंडो पैसिफिक आउटलुक आईपीओ टू द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन की कल्पना करते हुए अपने 15 बिंदु वाले इंडो पैसिफिक आउटलुक आईपीओ की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की जापान, अमेरिका और ब्रिटेन की त्रिराष्ट्र यात्रा ने आईपीओ की घोषणा को प्रेरित किया। बांग्लादेश के आईपीओ ने भारत के साथ साझेदारी की राह खोली है। आईपीओ का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देना और लोगों से लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दुनिया के बच्चों की स्थिति 2023 हर बच्चे के लिए टीकाकरण नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ की रिपोर्ट से पता चला है कि 2019 और 2021 के बीच 67 मिलियन बच्चे टीकाकरण से चूक गए। 112 देशों में कवरेज का स्तर घट गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में खसरे के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है और 2022 में पोलियो से लकवाग्रस्त बच्चों की संख्या में साल दर साल 16% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कुछ उल्लेखनीय अपवादों के साथ अध्ययन किए गए 55 देशों में से 1/3 से अधिक देशों में वैक्सीन विश्वास में गिरावट शामिल है। हाल ही में सुर्खियों में रहा रंग घर किस राज्य में स्थित है? रंग घर विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। असम सरकार ने इसके विकास के लिए एक योजना पेश की है। यह एक 2 मंजिला इमारत है। यह असम ट्रंक रोड के किनारे शिवसागर शहर के केंद्र से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। रंग घर को एशिया के सबसे प्राचीन एम्फी थिएटर में से एक माना जाता है, जो समय के साथ जीवित रहने में कामयाब रहा है। यह मूल रूप से स्वर्गदेव रुद्र सिंह के युग के दौरान बनाया गया था और इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक निर्माण सामग्री बांस और लकड़ी थी। बाद में स्वर्गदेव प्रमत्त सिन्हा ने 1744 से लेकर 1751 ईस्वी के बीच ईंट से इस संरचना का पुनर्निर्माण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र के और सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? Who has become the youngest and quickest fast bowler to take 200 T20 international wickets? The right answer is option number C, शाहीन अफरीदी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 143वें मैच में ऐसा किया, जबकि इसकी उम्र मात्र 23 साल है। इन्होंने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा को पीछे छोड़ा। When Huggies challenged me on my choice of diaper, I said, "Ho jaye. Let's dip." No way, everything's soaked up. Is this for real? That's why we're making the switch. What about you? Like Sonam, 9 out of 10 moms recommend Huggies for newborns. रहा है। रबाडा ने अपने 200 T20 विकेट 146 T20 मैच खेलकर हासिल किया था। ओवरऑल की बात करें तो सबसे तेज 200 T20 विकेट का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान के नाम है। राशिद खान ने 134 मैचों में यह कारनामा किया था। लेकिन यहाँ तेज गेंदबाज की बात हो रही है, तो जवाब होगा शाहीन अफरीदी। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया
से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AO दिया गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फारेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। रतन टाटा भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के समर्थक रहे हैं, जिसे 2022 में अंतिम रूप दिया गया था। सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? According to the latest data from the SIPRI, what is the percent year-on-year growth recorded in the global military expenditure in 2022? The right answer is option number B, 3.7%। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों ने 2022 में अपनी सेनाओं पर 2240 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं। सैन्य खर्च का यह एक सर्वकालिक उच्च स्तर है। यह 2009 के बाद सबसे बड़ी छलांग है और कुल खर्च अब 2012 की तुलना में 10% अधिक है। यूरोप के रक्षा खर्च में 13% की भारी बढ़ोतरी की है, जो बीते 30 वर्ष में सबसे ज्यादा है। यूक्रेन का सैन्य खर्च 6 गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो इसकी GDP का 34% के बराबर है। सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत रक्षा पर खर्च करने के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड in terms of spending on defense as per the latest SIPRI data? The right answer is option number C, चौथे स्थान पर। सैन्य खर्च के मामले में नंबर 1 पर अमेरिका है। इसका रक्षा बजट 877 अरब डॉलर का। परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो पूरे दुनिया के रक्षा खर्च का 39%। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसका रक्षा बजट 292 अरब डॉलर है, और प्रतिशत में देखेंगे तो 13% पूरे दुनिया का। 86.4 अरब डॉलर के साथ रूस तीसरे स्थान पर है, प्रतिशत में 3.9%, और 81.4 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर भारत है, और प्रतिशत में देखेंगे तो 3.6%। भारत के कुल रक्षा बजट की लगभग 1/4 23% राशि चीन से लगती सीमा के बुनियादी ढांचे के विकास और हथियारों के आधुनिकीकरण पर खर्च की गई है। भारत के बाद 5वें स्थान पर सऊदी अरेबिया है, जिसका रक्षा बजट 75 अरब डॉलर है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 10.3 अरब डॉलर के रक्षा खर्च के साथ 24वें स्थान पर है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? विच स्टेटस हैज बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नवरत्न। नवरत्न का दर्जा पहली बार भारत सरकार द्वारा 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर के उद्यमों को दिया गया था। वर्तमान में RVNL सहित 13 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियां सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE कंपनियां हैं, जिन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन मांगे बिना 1000 करोड़ तक निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? भारतीय साइकिलिंग महासंघ CFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंकज सिंह। नोएडा UP से भाजपा विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को नैनीताल उत्तराखंड में CFI की वार्षिक बैठक में निर्विरोध प्रेसिडेंट चुना गया है। मनिंदर पाल सिंह को दूसरी बार महासचिव चुना गया, जबकि केरल के सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में साइकिलिंग रेसिंग का राष्ट्रीय शासी निकाय है, जिनकी स्थापना 1946 में की गई थी। DRDO और भारतीय नौसेना ने अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य से किया? DRDO एंड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल फ्रॉम विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से किए गए इस परीक्षण का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का सामना एवं इसे बेअसर करना था, जो भारत को नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD क्षमता वाले देशों में शामिल करेगा। इससे पहले DRDO ने विरोधियों से बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को बेअसर करने की क्षमता वाली भूमि आधारित BMD प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। डाउन टू अर्थ पत्रिका के अनुसार किस भारतीय कंपनी ने नवंबर 2022 और फरवरी 2023 के दौरान 78 किसान उत्पादक कंपनियों
एफपीसीज का गठन किया? विच इंडियन कंपनी फॉर्म्ड 78 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एफपीसीज ड्यूरिंग नवंबर 2022 एंड फरवरी 2023 एज पर द डाउन टू अर्थ मैगजीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आईटीसी लिमिटेड। आमतौर पर एफपीसी शुरू करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन इस कंपनी ने मात्र 4 महीने के दौरान 78 किसान उत्पादक कंपनियों का निर्माण कर लिया है। एफपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व और संचालन किसानों के पास है। यह इन किसानों को इनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों को एक साथ और समूह के रूप में बेचने में मदद करती है, जिससे इनके उत्पादों को बेहतर मूल्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। एफपीसी के गठन में मदद के लिए आईटीसी ने क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन CBBO के रूप में कार्य किया। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस संगठन ने विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी, शरणार्थी और समाज प्रकाशित किया? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। यह इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD या विश्व बैंक द्वारा 1978 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में आंतरिक प्रवास के मामले में 40% वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीयों के लिए 120% आय लाभ का अनुमान लगाया है। अगले कुछ दशकों में कई विकसित देशों में कामकाजी उम्र के वयस्कों की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आएगी। अमेरिका में प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीय नागरिकों की आय में लगभग 500% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद UAE में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।